लॉस्ट हॉरिजन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इसकी श्रृंखला 10 में आज हम श्री झा से दो महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहेंगे। कार्मिक सिग्नेचर में उन्होंने कुंडली के भाव से बाहर जाने की प्रक्रिया, जिसे विक्षेप सिद्धांत के तहत उन्होंने समझाया था, और वहीं उस भाव के अंदर अंतस्थ चीजों को ढूंढने के लिए उन्होंने उपभावपति, उप नक्षत्रपति, उप नवांशपति की बात भी की थी। इस तकनीक के बारे में हम उनसे विस्तृत से जानना चाहेंगे, तो आइए श्री झा से हम इस बारे में बात करें। असल में यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ईश्वर की ऐसी लीला है कि यहाँ से सूक्ष्म और अपार से अपार तक के बीच में एक ही अनंत शक्ति काम कर रही है। हर सृजन में, हर जीव में, जड़ में, सचराचर में यही व्याप्त है। तो स्वाभाविक है कि कुंडली में भी यह बात होगी ही, क्योंकि ऋषियों ने जो हमारी कुंडली का ये किया है, निर्माण किया है, वह वास्तव में हमारे कर्मों का जो स्फेयर है, गोलार्ध है कर्म गतियों का, उसका निरूपण किया है और उसी का विभाजन किया है कई तरह से। तो जितने ज्योतिष के सिद्धांत बने हैं वह वास्तव में जीवन के सिद्धांत से ही बने हैं। जैसे आत्मा सर्वव्याप्त है, तो कुंडली में भी एक आत्मा है जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, उसके अंग है, सब कुछ है। तो बाह्य और अंतर का होना वहां भी बहुत जरूरी है। और इसी सिद्धांत पर में हमारे ऋषि लोग आगे चलते रहे। अब जैसा कि आपने कहा कि कुंभ राशि में मंगल और शनि है, तो मंगल और शनि आपस में किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, यह कुछ तो बाहर से दिखता है और असलियत को जानने के लिए इनकी आंतरिक संरचना को समझना भी जरूरी होता है। क्योंकि कई बार जो बाहर से होता है वो अंदर से नहीं होता, जो अंदर से होता वह बाहर कुछ और दिखता है। तो इसीलिए ऋषि लोग अंदर की तरफ भी गए। बाहर तो अब कुंभ राशि में मंगल और शनि है, दो शत्रु ग्रह है। शनि स्वराशि का है, मंगल वहां मौजूद है। एक तो अगर लग्न पता हो तो पता चलेगा किस भाव में है, उससे भी ये होगा। फिर अब शनि किस नक्षत्र में है, मंगल किस नक्षत्र में है, यह भी हमको बाहर से दिख जाता है ऊपरी तौर पे जो डिग्री है। फिर शनि किस नवमांश में है, मंगल किस नवमांश में है, यह दिख जाता है। तो दोनों के प्रभाव के आधार पर हम कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और किताबों में द्विग्रह योग दिया हुआ है, जब दो ग्रह, त्रिग्रह योग दिया हुआ है। तो यह जो योग है, अगर किताबों को देखेंगे, अपने जो पुस्तक उपलब्ध हैं, तो ऋषि परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए उन ग्रंथकारों ने केवल बाह्य चीज जो थी, जो फंडामेंटल रूल थे, जो साधारण थे, उसे ही व्यक्त किया है।
अब द्विग्रह योग आप पढ़ेंगे मंगल और शनि, तो एक भाव में किस भाव में है उसके आधार पर देखेंगे, किस राशि में है उसके आधार पर देखेंगे। जैसे कुंभ राशि है, फिर मैंने कह दिया कि इसका हम नवमांश देख लेंगे कि वो किस में है, किस किस नक्षत्र में है, दोनों एक ही में है, अलग में है, एक ही नवमांश में है, अलग अलग नवमांश में। लेकिन यह एक स्वरूप हमको देगा, वह स्वरूप की अंतरतम में जाने की यह एक बहुत ही स्थूल क्रिया हुई। लेकिन अंतरतम में भी अपार अंतरतम जो है वहां तक भी जाने की चेष्टा करनी पड़ती है। इसको ऐसे समझिए कि हमको ऊपर से कॉमन सॉल्ट दिखता है, लेकिन जब हम उसके अंतर विश्लेषण में जाते हैं तो एक क्लोरीन गैस है और सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम हवा में जल जाता है, क्लोरीन में हम सांस नहीं ले सकते हैं, पानी वानी साफ करने के लिए क्लोरीन ब्लो करते हैं टंकी वगैरह। लेकिन ये दोनों चीज जो प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक नहीं है, वह जब आपस में मिलते हैं तो नमक बन जाता है। जब कहते हैं लवण बिना बहु व्यंजन कैसे, जिसके बिना, इस लवण के बिना, नमक के बिना सारी खाने की सामान बेकार हो जाती। तो हम अंतर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि अब इसका उपभावपति कौन है, उपनक्षत्रपति कौन है, उपनवमासपति कौन है। तो अंदर से निकल करके जो स्वरूप आता है, उस स्वरूप को भी देखना पड़ता है कि जो बाहर दिख रहा है लेकिन अंदर से यह ऐसे चला है। तो एक इनके गुण के, स्वभाव के, चरित्र की एक रूपरेखा तैयार होती है और इनके आपस में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उसकी भी एक डायनामिक्स, एक मैट्रिक्स तैयार होता है और तब किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। यह चीज था जो उन समय में गुरु लोग शिष्य को बताते थे कि वह खुद से किसी नतीजे पर पहुंचे। वहां तत्वों का मिश्रण कैसे हुआ है, गुणों का मिश्रण कैसे होता था, यह सब बताया जाता था और उस आधार पे एक होता था। जो किताबों में मिलता है, जो पुस्तकों में उपलब्ध है, वह एक बाहरी रूपरेखा है, साधारण सी चीज है, एक हल्का हिंट है। लेकिन अंदर जाने के लिए शिष्य गुरु के चरणों में बैठ के उनसे सीखता था और तब वह समझता था कि जब दो तत्व मिलते हैं समान स्वभाव के, विपरीत स्वभाव के, तो क्या होता है, कैसे होता है। इन सब चीजों को जानने के लिए जरूरी होता था यह सब समझना। अब जैसे आपने जाना होगा कि नाड़ी ग्रंथों में एक नाड़ी है जो कारकत्व पे आधारित है, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, कश्यप नाड़ी, आदित्य नाड़ी, ये सब। तो इनमें जो फलादेश हुआ है वह इसी आधार पर हुआ है और जो बड़ा ही क्लिष्ट चीज है उसकी डायनामिक्स को समझने के लिए, उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके जो मैट्रिसेस हैं, उसको समझने के लिए अंदर जाना जरूरी होता है। और इसीलिए ऋषि लोग अपार से सूक्ष्म की ओर गए और सूक्ष्म से अपार की तरफ बढ़े, इससे पता चले कि वास्तव में हो क्या रहा है। उतना ही नहीं, इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए गोचर ले लीजिए, तो आप जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, मैं एक कदम आगे कह रहा हूँ बढ़ के। ये गोचर के जो सिद्धांत पुस्तकों में है उन्हें आप लगाएं, आपको लगेगा कि बड़े वो उथले से है, बड़े सरसरे से है, गूढ़ता नहीं है। लेकिन जब गोचर फल आप उच्च पुस्तकों में, ज्योतिष की जो उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तक है, नाड़ी में ले लीजिए, चंद्र का ध्रुव नाड़ी, अंश नाड़ी, गुरु नाड़ी, इन सब को अगर लें तो देखेंगे कि वहां जो गोचर फल कह रहा है वो किसी और चीज पर आधारित है, जो किताबों में उपलब्ध है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता हुआ।
अब उस चीज को तो फल आपको लिख दिया, समझेंगे कैसे उसको? क्योंकि ज्योतिष पढ़ना पढ़ाना करना एक बात है, समझना दूसरी बात। इसकी अपने म्यूजिक है, इस म्यूजिक के ग्रामर है, और गुरु शिष्य को बताता था ग्रामर, इसीलिए सूक्ष्म में जाना जरूरी होता था। मान लीजिए कोई ग्रह किसी राशि से गोचर में चल रहा है, तो तय है कि अब वह जो चलेगा, वह उदाहरण के लिए मान लीजिए शनि चल रहा है 2.5 वर्ष तक किसी राशि में गोचर हुआ, 2.5 वर्ष रहेगा। अब 2.5 वर्ष में अच्छे बुरे हर तरह के चीज होंगे, तो शनि के प्रभाव को हम कैसे जानेंगे? अगर हम बाहर उसका देखेंगे तो स्थूल उसका नक्षत्र का स्वभाव आएगा, और स्थूल जो है नवमांश का स्वभाव आएगा। लेकिन सूक्ष्म में जाएंगे तो हम पाएंगे कि वहां पर वे उपभावपति बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, उपनवमांशपति बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, उपनक्षत्रपति बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। और देखेंगे कि गोचर के नियम जो मुख्य रूप से हैं, वो 3 स्लो मूविंग प्लैनेट को, जो धीमे गति चलने वाले 3 ग्रह हैं, उनको केंद्रित करके और द्रुतगत से तेज चलने वाले फास्ट मूविंग प्लैनेट से उनके इंटरएक्शन को, उनमें जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, उसके आधार पर में जो संज्ञान युक्त है वो इस फल घटने के समय का निर्धारण करते हैं कि इस समय अमुक किस्म का फल घट सकता है, बशर्ते कि वह जन्म कुंडली में परिलक्षित है। तो इस सूक्ष्म विवेचन से हम यह भी देखते हैं कि यह ग्रह अमुक समय में जो है कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कौन उसका उपभावपति है, कौन उसका उपनवमांशपति है, कौन उसका उपनक्षत्रपति है, और जिससे वह इंटरेक्ट कर रहा है अंदर में, वही जब बाहर से वह ग्रह इंटरेक्ट कर लेता है तो फल के घटने की संभावना बहुत पुष्ट हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। लेकिन गणना की सूक्ष्मता से बचने के लिए लोग इन सब चीजों को भूल गए, छोड़ दिए। अब चरदशा का ही उदाहरण लें, चरदशा की गणना क्लिष्ट है तो लोगों ने उसे छोड़ ही दिया, साधारण तरीका अपना लिया। मैंने अपने पुस्तक में दिया ही है कि जितने सारे नियम पराशर और वृद्धकारिका वगैरह दिए हैं, वह उसको सपोर्ट नियम नहीं करता है, यह बना लिया गया है। यह जो परिपाटी पता नहीं किस युग में चल पड़ी, मध्यकालीन युग में प्रायः चला होगा, उसका विभत्सम रूप आजकल दिखाई दे रहा है। जिस किसी ज्योतिष की छात्र से बात कीजिए, उसको टनाटन फटाफट शॉर्टकट ऐसा एक मेथड चाहिए, अंदर घुसना नहीं चाहता है, शास्त्र में डीप में पढ़ना नहीं चाहता है। वह जो अलेक्जेंडर पोप की कहानी, वो जो वार्निंग थी कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप, डोंट टेस्ट पेरियन स्प्रिंग। यह ग्रीक मैथोलॉजी में एक झरने की चर्चा आई है, पेरियन स्प्रिंग। कहानी यह है कि उस झरने का पानी जो थोड़ा थोड़ा पी लेता था, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, वो पागल हो जाता था। लेकिन जो उसके किनारे रह के बार बार उसको करता था, पीता रहता था उसके पानी को, तो वह किसी भी बीमारी से मुक्त हो जाता था। उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती थी कि उसे कोई बीमारी नहीं होती थी। ज्ञान भी पेरियन स्प्रिंग का ही झरने का पानी है, जब कम होता है तो पगला देता है, जब बहुत होता है तो गंभीर बना देता है। अभी जो कंज्यूमर मार्केट चल रहा है उसमें शॉर्टकट की विधि चली, कभी पीछे से शुरू हुआ, अब तो वह अपने जो है उसको मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अनाचार का कोई आचार नहीं होता। तो इन चीजों की अब कोई जरूरत नहीं रह गई। कुछ
साधकों के हृदय में जिनका परमार्थ के प्रति झुकाव है, संसारिकता से कुछ लेना देना नहीं है, उनके हृदय में गुप्त रूप से यह विद्या अभी भी कहीं कहीं जिंदा है। सौभाग्यवश मुझे कहीं कहीं से थोड़ा सा खुरचन स्वरूप मिल गया है, जिसको मैं कह रहा हूँ। वास्तव में यह कितना अगाध विज्ञान है ज्योतिष, यह तो मैं कल्पना ही नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जब भी उधर से कुछ आता है तो देखता हूँ यहाँ उपलब्ध सारे ग्रंथ ब्लैंक है, सारे आचार्य ब्लैंक है, कोई उस पर में कुछ कहने को तैयार नहीं, चर्चा भी नहीं किया, सब शॉर्टकट लेके ही जैसे चले थे। शायद इसीलिए जेमिनी को क्लोज करते हुए जेमिनी की सूत्रम को, उपदेश सूत्र को, यह सूत्र लिखा गया सिद्धम अन्यत, कि अच्छी और सिद्ध बातें ठोकी बजाए हुए सिद्धांत अन्य जगह से जो सिद्ध हैं उनसे ले लीजिए। मतलब जो सिद्ध पुरुष हैं उनसे लीजिए जो अन्य स्थान पे है। तो ये सब चीजें हैं, कई जगह लगता है, सूक्ष्म और अपार, सूक्ष्म और विशाल, यह चीजें जो है हर जगह व्याप्त है और ज्योतिष इसके बिना अलग हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ज्योतिष में भी होना जरूरी था। कार्मिक ग्लोब जो है हमारा कर्मों का, उसमें यह जो मूविंग पार्टिकल की तरह जो हमारी कर्म गतियां घूम रही हैं तेजी से टकराती हुई एक दूसरे से, वह कब कौन सा फल दे देंगी, इन सब चीजों को ढूंढने के लिए जो प्रयास हुआ है बाह्य जगत में और अंतर जगत में, कुंडली में भाव के बाहर बाहर, कुंडली में भाव के अंदर ही अंदर, इसी चीज को मैंने सिर्फ प्रत्यक्ष किया है। और इसलिए इन चीजों का जो महत्व है वह बहुत है, लेकिन आज खो दिया है। समय किसके पास है इतना देखने का। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा इस पर। तो यही कहूंगा कि लोग सीरियस स्टूडेंट हों और सीरियसली पढ़ें, इधर उधर से लेकर के जल्दीबाजी में कुछ सीख करके दुकानदारी करने की अभिलाषा को त्याग करें। ज्योतिष ब्रह्म विद्या है, वेद चक्षु है। चक्षु का मतलब होता है अंतर की आंख, जो कालक्रम में इस चर्म चक्षु का सिनोनिम बन गया, उसका एक दूसरा पर्यायवाची बन गया। लेकिन ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय ने इसका पहली बार प्रयोग किया है वेदांत ने चक्षु शब्द का, जहाँ छात्रों का चक्षु खुलता था, और यह वेद चक्षु है। तो इसको बड़ी श्रद्धा भक्ति से लगन से सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।